तो नमस्ते यारो, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें कंपनी लॉ के सेक्शंस किस तरह से याद करने हैं। तो जो कंपनी लॉ के सेक्शंस वाली क्वेरी है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा सीए, सीएस, सीएमए हर तरह के बच्चों के लिए जो कंपनी लॉ है ना, उसके सेक्शंस को याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ वैसे ही बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट। एंड ऊपर से उसके हर सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस एंड उसके बाद उनके क्लॉजेस, सब क्लॉजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, तो उन्हें याद करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। एंड मैं सच बताऊं तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा वो हार्ड हो चुका था। तो मैंने गूगल किया, मैंने जेमिनी, चैट जीपीटी, ग्रॉक, जितने भी मतलब एआई टूल्स होते हैं वो सब कुछ यूज़ किए मैंने। एंड उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च आउट किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। एंड तब जाकर मेरे को कुछ ट्रिक्स मिली ऐसी, कुछ टेक्निक्स मिली ऐसी जो मैंने खुद ने यूज़ करी। एंड दे वर्कड फॉर मी, और मेरे को सेक्शंस याद करने के लिए आसानी पड़ी। तो वही सब सेक्शंस मैं आपको बताने वाला हूँ आज की किस तरह से मैंने उन्हें याद किया था एंड किस तरह से आप उन्हें याद कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली हमारी टेक्निक आने वाली है यहाँ पर, वो है हमारी चीट शीट टेक्निक। तो चीट शीट टेक्निक में आपको क्या करना है? चीट शीट टेक्निक में ना सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपको फर्स्ट अंडरस्टैंड करनी है चीज़ें, कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, आपको वो अंडरस्टैंड करना है। पहला गो थ्रू जब आप करोगे लेक्चर से हो, चाहे वो या फिर आप सेल्फ स्टडी वाले हो एंड यू आर गोइंग विद मॉड्यूल एंड रिविजन लेक्चर्स, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फर्स्ट डोंट रश टू लर्न द सेक्शंस। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। आपको फर्स्ट अंडरस्टैंड करना है कि किस सेक्शन का क्या मतलब है, एंड उसके बाद आपको उसी मोमेंट पे जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि 188 हो गया एंड 9600 एंड उसके बाद 32 जो हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का है, एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस का जो सेक्शन है हमारा 31, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे बायबैक का 68 है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ना, ये आपको उसी मोमेंट पे समझ कर तो मतलब रखने ही रखने हैं। लेकिन ये कुछ सेक्शंस मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट गो थ्रू में ना एटलीस्ट फैमिलियर हो जाओ इनसे, कि हाँ ये वाला जो नंबर है ना, ये इस सेक्शन के साथ एसोसिएट कर लूँ मैं। तो जब भी मैं ये सेक्शन, ये नंबर देखूँ, तो मेरे को ये वाला जो मतलब टॉपिक है ये याद आना चाहिए, या इस टॉपिक के साथ ये वाला सेक्शन याद आना चाहिए। ऐसे कुछ गिने चुने भाई 10-15 टॉपिक्स होंगे सीलो में जो आपको इस तरह से याद करने हैं फर्स्ट गो थ्रू में। उसके अलावा मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप भाई सेक्शन 32, 33, 34, 35 हर चीज़ याद करो, नहीं, इट्स नॉट एंटायरली पॉसिबल। हाँ, कुछ लोग के लिए चीज़ हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अस आर दैट गिफ्टेड कि हमें ये चीज़ें फर्स्ट गो थ्रू में याद हो जाएं। हाँ, तो इसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब सेकंड गो थ्रू करें अपना, लाइक इन द अर्ली अक्टूबर टू अर्ली अप्रैल, जो भी आपका मतलब अटेम्प्ट होने वाला है रिस्पेक्टिवली, तो उस टाइम पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेकंड गो थ्रू के टाइम पर एक बार बेर एक्ट से गो थ्रू करो। एंड बेर एक्ट से गो थ्रू करने का क्या मतलब बनता है? बेर एक्ट से गो थ्रू का मतलब ये बनता है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेर एक्ट को चेक करना है। बेर एक्ट को चेक करने के बाद आपको एक लिस्ट बनानी है ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। इंपॉर्टेंट सेक्शंस जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंड साथ ही साथ जो आपके टीचर्स, लेक्चरर्स, फैकल्टी वगैरह हैं, वो भी आपको बताते हैं कि बेटा ये वाला जो सेक्शन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। जैसे हमारे पास मैंने रिकमेंड किया आपको शेल्फ प्रोस्पेक्टस वाला सेक्शन ले लेते हैं हम। शेल्फ प्रोस्पेक्टस वाला जो सेक्शन है हमारा 32, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जाता है। आप कभी भी शेयर वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो इस वाले जो सेक्शन है ना, इस पे जो टीचर है हमेशा गौर डालेगा। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई। इससे अगर आप पीवाईक्यूज में देखोगे तो बतेरे क्वेश्चन बने हैं, बतेरे क्वेश्चंस। एंड सेम गोज फॉर हमारा 96 एंड 100 सेक्शन एंड 101, 102। एजीएम में तो मतलब जो जनरल मीटिंग वाला चैप्टर है ना, उसमें तो भयंकर वाले ऐसे मतलब सेक्शंस कहूंगा मैं, जो इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको इन्हें याद किस तरह से करना है। जब आप इसका सेकंड गो थ्रू कर रहे हो, आपने बेर एक्ट से इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देख लिया है, तो आपको क्या करना है, एक चीट शीट लेनी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ना अपना जो राइटिंग है बहुत ज़्यादा स्मॉल करना, वरना आपको 2 पेज भी लग जाएंगे। एंड 2 नहीं तो कम से कम, चलो 2 भी एक बार को मैं मान सकता हूँ कि हाँ। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आप जब अपना बेर एक्ट से इंपॉर्टेंट सेक्शंस को लिस्ट डाउन कर लोगे, तो आपको उस मोमेंट पे ये करना है कि इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है ना, आपको एक पेज लेना है एंड उस पर लिख देने हैं कि ये वाले जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ये मैं याद करने वाला हूँ। एंड मैं यहाँ पर एक लिस्ट डाल दूंगा, ठीक है, ये वाले जो सेक्शंस हैं ये मैंने याद किए थे क्योंकि मेरे को ये इंपॉर्टेंट लगे थे। आप जैसे इस फोटो में देख पा रहे हो कि जो सेक्शंस हैं वो मैंने अलग अलग इंक से लिखे हैं, जैसे कि रेड, ब्लू एंड ब्लैक। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप ना और ज़्यादा इंक में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, जैसे कि रेड, ब्लू, पिंक, ग्रीन एंड ब्लैक, अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हो आप।
और फर्दर अगर आपको डिटेल में बताना चाहूँ तो आप इनके साथ पेंसिल कलर्स या क्रेयॉन्स यूज़ कर सकते हो, ताकि आप डिफरेंट चैप्टर्स को डिफरेंट कलर से बैकग्राउंड कलर कर सको ऑफ कोर्स। तो इससे होगा क्या ना कि ये एक तरह से मेमोराइजेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ ये कभी ना कभी हुआ होगा कि आपने किसी टेस्ट देने के लिए टेस्ट लिख रहे हो आप या एग्जाम लिख रहे हो, एंड उस मोमेंट पे आपने रियलाइज किया कि मेरे को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आता है, मैंने ये पढ़ा भी है, मेरे को याद है कि ये पेज नंबर इतने के इस वाले साइड में है, कि आप बुक खोलो एंड इस वाले पेज के नीचे वाले एकदम बॉटम पैराग्राफ में इसका आंसर है, बट मुझे वो आंसर याद नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो पूरा पेज आप देखोगे ना तो सिमिलर फॉर्मेट एंड सिमिलर कलर से बना हुआ है, एंड दिमाग को ना ये चीज़ प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है कि क्या चीज़ थी वहाँ पर, कि क्या पर्टिकुलर चीज़ है वहाँ पर जो मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर आंसर देने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिफरेंट कलर से एसोसिएट करो इसे, इट बिकम्स वेरी ईजी। आप डिफरेंट कलर से डिफरेंट चीज़ों को एसोसिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है यहाँ पर। देन हम बात कर लेते हैं कि आपको इसके बाद क्या करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जिस तरह से आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपको उसी में से देख कर यहाँ पर सेक्शंस को लिख देना है। एंड अगर आप जितनी बार भी गो थ्रू कर रहे हो, जैसे ये जो चीट शीट है, आपको इसे अपने स्टडी टेबल के सामने एकदम अफिक्स कर देना है। मैंने भी यही किया था, एंड 2-3 दिन में आपको इससे गो थ्रू करना है, एंड गो थ्रू करने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 2 हफ्ते में एक बार ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ना, इन्हें लिख लो अपनी कॉपी में एक बार, याद करने के लिए या रिवाइज करने के लिए कि आपको कितने सेक्शन इस टाइम पे याद हो चुके हैं। बस गो थ्रू करते हो एंड उन्हें लिखते जाओ, इस तरह से आपको सारे सेक्शंस याद हो जाएंगे। मैं सच बताऊं ना तो हाई वेटेज सेक्शंस है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उनकी तरफ जाना है यहाँ पर। सीधा सिंपल ये मत करना भाई सारे सेक्शन लिख दे, नहीं। तभी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप बेरेक्ट से जाकर अपने हिसाब से गो थ्रू करो चीज़ों को। आप टीचर्स के रिकमेंडेशन से करोगे तो दिक्कत आने वाली है। आप खुद के भाई इतना पर्सपेक्टिव ना हर किसी का होता है, हर किसी को इतना पता चल जाता है सेकंड गो थ्रू के टाइम पर कि क्या इंपॉर्टेंट है एंड क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पीवाईक्यूज करो सेकंड गो थ्रू के साथ तो भाई लाजवाब, आपको सच में समझ में आ जाएगा। देन इस टाइम पे मैं आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करनी चाहूँगा कि फर्स्ट आप यहाँ पे हाई वेटेज एरियाज के साथ जाओ, आप विजुअल चार्ट्स बनाओ, इंटररिलेटेडनेस रखो। जैसे कि हमारा सेक्शन 188 एंड ऑडिट कमेटी का सेक्शन जो है यहाँ पर, ये वाला सेक्शन, ये जो सेक्शन है ये साथ में रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ओमनिबस अप्रूवल का चीज़ पढ़ें, इस टॉपिक से पढ़ें, तो ये इंटररिलेटेड हो जाते हैं। तो आप इस तरह से इंटररिलेटेडनेस ढूंढ सकते हो। बहुत सारे इंटररिलेटेडनेस हैं, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट में भी हो सकते हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में भी हो सकते हैं, बहुत सारे इंटररिलेटेडनेस दिख जाएंगे आपको। नेक्स्ट जो हमारा मेथड आने वाला है ना, वो है एसोसिएशन टेक्निक। अभी जो एसोसिएशन टेक्निक है ना, ये बहुत ज़्यादा यूनिक है, एंड कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ को ट्राई किया होगा, एंड इट ऑलवेज वर्कड। मेरे लिए ये चीज़ हमेशा वर्क करी है, एंड मैं यहाँ पर ना नेक्स्ट कुछ सेकंड्स में एक पेज डालने वाला हूँ, जहाँ पे मैंने कुछ सेक्शंस को किसी चीज़ों से एसोसिएट किया है, ताकि वो चीज़ें याद हो सके मेरे को। एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी तरह से सेक्शंस को एसोसिएट करो। सारे सेक्शंस आप यहाँ पे एसोसिएट नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ सेक्शंस आप यहाँ पे एसोसिएट कर सकती हो। और तो ये कुछ 10-15 ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे यहाँ पर, जो मैंने खुद से याद करने की कोशिश करी है इस तरह से। मैंने ऑफ कोर्स एक यूट्यूब वीडियो में देखा था, एंड इट वाज फेनोमिनल, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये चीज़ को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक होने वाला है, जो हमारा थर्ड मेथड होने वाला है, वो है हमारा वॉलपेपर मेथड। वॉलपेपर मेथड मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, लेकिन इट ऑलवेज वर्क्स। क्यों? क्योंकि अगर कुछ ऐसा सेक्शन है, जैसे कि 149 सेक्शन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपको वो चीज़ एक बार में याद नहीं हो रही है। जैसे 161 वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, वो आपको एक बार में याद नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि वॉलपेपर पे अपनी वो चीज़ को सेट कर दो। जो आपका फ़ोन का वॉलपेपर है, या जो आपका डेस्कटॉप है, जो आपका टैबलेट है, जिस पे भी आप पढ़ते हो या जिसको भी आप नॉर्मली यूज़ करते हो, तो आपको क्या करना है कि उस पे वॉलपेपर पे वो सेक्शंस को अपनी राइटिंग में लिखकर वॉलपेपर पे लगा देना है। अपनी राइटिंग में क्यों? क्योंकि आपकी राइटिंग को सबसे ज़्यादा अच्छा आप समझ सकते हो। अगर आप कंप्यूटर फॉर्मेटेड करोगे तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन आप खुद की राइटिंग से अगर याद करने की कोशिश करोगे ना, वो ऑलवेज वर्क करेगा। उसके बाद वॉलपेपर मेथड में आप 2-4 दिन उस चीज़ को अगर वॉलपेपर पे लगा लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको इंक्रीमेंट दिखेगा आपके रिजल्ट्स में। ये चीज़ मैंने 1-2 बार ट्राई करी है, बट आई एम वेरी लेजी टू स्विच वॉलपेपर्स, इसलिए मैं ज़्यादा इसे यूज़ नहीं कर पाया।
देन हमारे पास जो फोर्थ टेक्निक है वो है स्टोरी एंड नेमोनिक्स। तो जो स्टोरी एंड मेनोमोनिक्स वाला ये जो टेक्निक है ना, ये मैं हर बार यूज़ करता हूँ। इवन मेरे सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम्स में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो हम लोग याद करने थे, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मैंने बनाई जो मतलब लिटरली अगर मैं यहाँ पर अगर आपको बता दूँ ना तो आप बोलोगे भाई ये चीज़ तो याद करना बहुत इम्पॉसिबल सा है, बट स्टिल आई मैनेज टू डू दैट। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी स्टोरीज बनाओ, आप भी मेनोमोनिक्स बनाओ, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स डाल दूंगा कि किस तरह से मैंने उन्हें याद किया है, एंड यू कैन डू दैट एज वेल। एंड एट द लास्ट मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लॉजिक बेस्ड एंड इंटेलिजेंटनेस बेस्ड चीज़ों को याद करना है। आप सारी चीज़ों को एक बार में याद नहीं कर सकते, और ये जो 4 मैंने टेक्निक्स बताई ना यहाँ पे, ये आप साथ में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, ये एक दूसरे को इवन कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एंड आप इन्हें साथ में यूज़ करोगे तो भी चलेगा। एंड अगर मैं सच बताऊँ ना तो साथ में यूज़ करना बहुत ज़्यादा रामबाण इलाज है इन चीज़ों के लिए। सेक्शंस याद करना बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है, और कुछ सेक्शंस ना इस तरह से भी होंगे कि आप जब उन्हें 1-2 बार लिख कर देखोगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, इट्स जस्ट ऑब्वियस कि वो चीज़ आपको याद हो जाएंगी। तो टिप नंबर 5, टेक्निक 5, जो भी आप इसे कहना चाहो। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यू कैन स्किप दिस पार्ट। मैं जस्ट यहाँ पे रीजनिंग देने वाला हूँ कि ये चीज़ें क्यों वर्क करती हैं, आपको हाई वेटेज चीज़ों की तरफ क्यों भागना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हाई वेटेज की तरफ भागो ना तो आपको लो वेटेज की कुछ आसपास की चीजें ना अपने आप याद हो जाती हैं। आप जब सेक्शन 149 की तरफ भागोगे ना तो आपको 170, 148 एंड 150 ये कुछ सेक्शन आसपास के जो थोड़े थोड़े याद हो ही जाएंगे। एंड दिस गोज फॉर ऑल ऑफ कंपनी लॉ। आप हर तरफ देख लोगे आपको वो चीजें याद हो ही जाएंगी थोड़ी बहुत एट द एंड टाइम। लेकिन मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा ना कि आप एक बार अपने दिमाग को समझो कि किस तरह से वो काम करता है। जो दिमाग है ना वो हमेशा ऐसे एकदम ट्री के फॉर्मेट में यूज होता है। जैसे एक ट्रंक होता है, उसके बाद ब्रांचेस एंड सेवरल ब्रांचेस ऐसे करके ट्री फैलता है ना, इस तरह से हमारा ब्रेन भी फैलता है। वो न्यूरॉन्स को इसी तरह से बनाता है। तो आप अगर इंपॉर्टेंट सेक्शंस को पहले याद कर लेते हो, आपका दिमाग हाई वेटेज चीजों को पहले याद कर लेता है, जो मतलब मिनिमम जो आपका कोर फाउंडेशन रहने वाला है, आप उन्हें याद कर लेते हो तो बेस्ट रहता है भाई आपके लिए। आप ना आगे जाकर उनमें फर्दर डिटेल्स ऐड कर सकते हो। आपने कभी देखा होगा कि आपको शुरुआत में कैलकुलस क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्यों? क्योंकि भाई 4th-5th क्लास का बच्चा कैलकुलस कर ही नहीं पाएगा ना एकदम से। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा का ब्रांच लेकर चलो और 2-3 क्लास में मतलब 3rd-4th क्लास तक बच्चे को अलजेब्रा पढ़ाओ, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ, तो नहीं हो सकता भाई वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको सबसे पहले फुली फंक्शनल कोर डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। दैट्स व्हेन यू डिफरेंशिएट इट फर्दर। इसीलिए आपको जो एजुकेशन सिस्टम है ना, सबसे पहले इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इन तरह के सब्जेक्ट्स को कोर फाउंडेशन बनाता है, एंड उसके बाद वो ऐसे ब्रांचेस बढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, एंड उसके बाद आपकी जो पीएचडी की डिग्री है वो भी सेवरल मतलब टॉपिक पे होती है। क्यों? क्योंकि दिमाग इस तरह से काम करता है, वो एक चीज को पकड़ के उसमें फाइनलाइज करता है। ठीक है, वो बढ़ता है आगे जाकर। सेम गोज फॉर दिस कि आप अगर सबसे पहले अपना कोर फाउंडेशन बना लोगे ना तो आगे जाकर आपको ब्रांचेस निकलेंगे आपके दिमाग में, एंड हर चीज याद हो जाएगी आपको। एंड यही मैं रिकमेंड करूंगा भाई, डोंट रश फॉर एनीथिंग, बी हैप्पी कि आप यहाँ पर पहुंच चुके हो, आपको सेक्शंस याद करना है। एंड मैं सच बताऊं, ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना, ये मैंने बहुत सारी वीडियोस देखकर बनाई है। ठीक है, मैंने यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस को गो थ्रू किया, एंड एक अनूप सर का वीडियो है, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब अपना सेकंड गो थ्रू कर रहे हो ना तो एक बार इस वीडियो को देख लेना, शायद 90 मिनट्स का वीडियो होने वाला है वो। ये सेक्शंस याद करने के लिए तो नहीं है, लेकिन इससे आपको रिविजन बहुत अच्छा खासा हो जाएगा पूरे कंपनी लॉ का। सो दैट्स इट, सायोनारा गैंग।